शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे एम.एस. अणे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की भूमिका के ऊपर, जिसके तहत अब तक हमने जाना कि राष्ट्रीयता की परिभाषा हर काल, संदर्भ और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है और इसका जुड़ाव जो है वो मानवता से जुड़ा होता है, न कि किसी नस्लीय शुद्धता से। मानवता को बचाए रखना ही इसका खास मकसद होता है। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और आज हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और भूमिका को कंटिन्यू करेंगे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को किस तरह दुनिया भर के अलग अलग विद्वानों को कोट करते हुए अणे जो है बहुसंख्यक समूहों के साथ जाकर जोड़ते हैं और भारतीय संदर्भों में इसका वे क्या मतलब समझते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। मेरी हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि इस पुस्तक में इस भूमिका के हर शब्द को मैं आप तक सही भावना के साथ पहुंचा सकूं, समझा सकूं। तो चलिए 3-4 लाइन पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अभी तक ये दिखा चुकने के बाद कि इस समस्या को व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से विवेचित करने के लिए राष्ट्रीयता की अवधारणा का घालमेल राज्य की अवधारणा से नहीं करना चाहिए। अब मैं पाठकों का ध्यान राष्ट्रीयता के मनोविज्ञान तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों की तरफ खींचना चाहूंगा। मतलब राष्ट्रीयता को लेकर हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमारा माइंडसेट किस तरह का होता है और आध्यात्मिक तौर पर हम किस तरीके से इससे जुड़े रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीयता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, एक मानसिक अवस्थिति, मतलब आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या कहता है इसके बारे में। इसकी उत्पत्ति निश्चित रूप से नजरिए में समानता, विचारों के एक साझा क्रम, सोचने के एक साझा ढंग और साझा प्राथमिकताओं में निहितार्थ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो देखने, सोचने, समझने का नजरिया यानी कि पर्सपेक्टिव है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए राष्ट्रीयता की भावना से। कैसे, अब ये समझिए। इन सिद्धांत के अनुसार सामूहिक समूह के लिए राष्ट्रीयता वही है जो एक व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व, मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी में जिस तरीके से हमारे सोचने, समझने और विचार के तरीके रिफ्लेक्ट होते हैं, उसी तरीके से आपकी चीजों में आपकी राष्ट्रीयता रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति मेडल जीतता है तो ये उसकी अपनी व्यक्तिगत खुशी नहीं होती है, वो कहता है कि मैंने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। अपना झंडा जब आप ऊंचा जाते हुए देखते हैं तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कई बार रो पड़ते हैं अपनी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर। तो ये जो है आपके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है उस वक्त। जाहिर तौर पर यह सिद्धांत पर्यावरण, संस्कृति, धर्म और राजनैतिक संस्थाओं के वे कारण मानता है जो राष्ट्रीयता के निर्माण और विकास में योगदान करते हैं। रेनान और दूसरे लोगों द्वारा राष्ट्रीयता का यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आगे एक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया गया। उनका मानना है कि राष्ट्रीयता एक आत्मा है या एक ऐसा सिद्धांत है जो कि स्मृतियों की एक समूह, साझा विरासत और साथ रहने तथा विरासत को सतत बनाए रखने की इच्छा में अभिव्यक्त होता है। मतलब इस सिद्धांत को यदि आत्मा मान लिया जाए तो आप इसको महसूस करते हैं और वही जो एहसास होता है आपके डीड्स में रिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है, जब क्रिकेट मैच होता है, इस बार वर्ल्ड कप जब हुआ तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ, एक एक हमारी टीम के मारे गए प्लेयर्स के हर चौके, छक्के, कैच और अच्छी फील्डिंग में हमारा मन जो है वो बल्लियां उछलने लगता है। यही राष्ट्रीयता की भावना है जिसे आप महसूस करते हैं और समय अनुसार ये रिफ्लेक्ट होती है आपकी खुशी में, आपके दुख में। जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा तो हम सब कितने दुखी थे कि हार हो गई हमारी। तो वही चीज जो है ना वो आपकी राष्ट्रीयता है और यही राष्ट्रीयता जो है हमें जोड़े रखती है। उस मैदान में हम बेशक नहीं थे, क्रिकेट के मैदान में, लेकिन फिर भी हम उससे जुड़े हुए थे, उस भावना से जुड़े हुए थे। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं अणे। रेनान का दावा था कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत का वर्णन करने के लिए हमेशा नस्ल,
भाषा या साझा कल्याण जैसी भौतिक चीजें ही अकेले काफी नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड। खाली नस्ल और भाषा के आधार पर कि हम हिंदू हैं, बहुसंख्यक ग्रुप है, हम हिंदू हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, तो इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या नस्लीय शुद्धता के आधार पर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सिर्फ यही चीजें नहीं होती हैं जो राष्ट्रीयता को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। डाइवर्सिटी में भी एकता बना के रखना, अनेकता में एकता से राष्ट्रीयता रिफ्लेक्ट होती है, कम से कम हमारे भारतीय संदर्भों में तो यही। फिर से सुनिए, रैनान का दावा था कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत का वर्णन करने के लिए हमेशा नस्ल, भाषा या साझा कल्याण जैसी भौतिक चीजें ही अकेले काफी नहीं होती। यह विचार कि हर सभ्य राष्ट्र के पास पूरा करने के लिए एक मिशन होता है, राष्ट्रीयता की आध्यात्मिक अवधारणा का उप सिद्धांत होता है। मैं श्री बेनार्ड जोसेफ की किताब से एक और पैरा उद्धृत करना चाहूंगा, जिससे मैंने पहले लिखा गया पैरा उद्धृत किया था, जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। यह पैरा एस लेवी की किताब आउट ऑफ बॉन्डेज अर्थात गुलामी से मुक्ति का एक उद्धरण है, जिसमें राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक सिद्धांत के महत्व की विवेचना है। शत्रु देश को नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन हर राष्ट्र के पास ऐसा कुछ होता है जिसके ऊपर शत्रु का कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के लिए लोगों की चेतना, वह अंतर्निहित चेतना जो स्वयं को उनके संपूर्ण सृजन में हजारों तरीके से इस प्रकार अभिव्यक्त होती है कि ये लोगों के जीवन को कला, साहित्य, रीति रिवाज और अभिरुचियों के क्षेत्र नियंत्रित करती है। इतिहास के पन्नों में उन दारुण दुखों तथा कठिन परीक्षाओं, उन कष्टों और उत्पीड़नों के शानदार ब्यौरे भरे पड़े हैं जो लोगों ने सिर्फ अपनी राष्ट्रीयता को बचाए रखने के लिए झेले। तो इस बाबत आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। फिल्म आई थी एक 1990 के दशक में, बॉर्डर, हम सभी ने देखी होगी। जब उसमें आप अगर हॉल पे जाके आपने देखा होगा, मैं हॉल पे जाकर इस फिल्म को देखकर आई थी, सुनील शेट्टी जब दुश्मन के पेटेंट टैंक के नीचे जो है माइंस बिछा देता है और वो टैंक उड़ जाता है, तो पूरा हॉल जो है वो तालियों और सीटियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया था। वो एक अनोखा एहसास था राष्ट्रीयता का। उस पिक्चर हॉल में बैठा हर व्यक्ति जो है वो एक राष्ट्रीयता की भावना से अनजान होते हुए भी जुड़ा हुआ था। इसी चीज की बात वो कर रहे हैं कि क्या है ये अनजाना एहसास जो हमें एक राष्ट्रीयता के नाम पर जोड़े रखता है। वह दुर्दमनीय चेतना जिसमें उन्हें जीवित रखा और सभी खतरों तथा परेशानियों पर विजय पाने की सहायता की, कुछ उन अवधारणाओं में से है जो विश्व इतिहास के पाठकों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। राष्ट्रीयता के इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बिल्कुल शाना बशाना उनके दृष्टिकोण भी पढ़े जा सकते हैं जो राष्ट्रीयता को एक सामूहिक चेतना के रूप में मानते हैं। तो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल तो भगत सिंह और राजदेव, सुखगुरु समेत बहुत सारे नौजवानों की शहीदी है। क्यों उनके शहीद हो जाने पर हमें दुख होता है? आजादी के इतने सालों बाद भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमारा मन जो है वो दुख से भर उठता है। यही राष्ट्रीयता है, यही वो अनदेखा तंतु है जो हमें जोड़ के रखता है। यह सिद्धांत इस आपत्ति के लिए खुला हुआ है कि जहां तक समूह की बहुसंख्या का सवाल है, उसमें यह समूह चेतना लंबे समय तक सोई हुई रह सकती है, लेकिन फिर भी वे एक राष्ट्रीयता बने रहते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने आकर हम पर पूरा कब्जा कर लिया, लेकिन फिर मुट्ठी भर लोगों के प्रयासों से लगातार पूरे देश में जो है राष्ट्रीयता की भावना फैली। 1857 का विद्रोह हुआ और वहां से फिर राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ भारतीयों में, और किस तरह पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन चला। इन सब चीजों को आप समझ सकते हैं। यही जो है अनदेखा फैक्टर जो है राष्ट्रीयता होती है, और यही जो है वो एक दूसरे को जोड़ के रखती है। और इस स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ हिंदुओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये भी समझने वाली बात है। इसमें
हर जात, धर्म, वर्ग के लोगों का एक साथ जमावड़ा हुआ था, तब जाकर देश को आजादी मिल पाई थी। यहूदी दार्शनिक आहद होम आगे लिखे पैरे में इस अवस्थिति को विस्तार से उदाहरण सहित स्पष्ट करता है। अब सुनिए वे क्या कहते हैं। यदि समूह में से एक आदमी अपनी राष्ट्रीय आत्मा से लगातार विमुख होता जा रहा है और इस तथ्य से अनजान है, और यदि जेनेसे जॉयस अपनी चतुर्दिक स्थित लोगों की भगवानों की तरह नए नए भगवान बना रहे हैं, जबकि केवल कुछ विलगित लोग ही हमारे राष्ट्रीयता के ऐतिहासिक रूप के प्रति विश्वास पात्र हैं, जो वर्तमान समय में यही विलगित लोग हमारी राष्ट्रीय धरोहर के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। तो अब अने एक ऐसा एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं जो सीधा जाके यहाँ के बहुसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदुओं से जुड़ता है, कि कुछ मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने समय रहते कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए। जब मुगल शासनकाल था तब वे मुगलों के राज दरबारी बनकर मलाई चाटते रहे, और जैसे ही उन्हें मौका मिला वो अपने हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया उन्होंने, और इस देश के विभाजन के साथ ही हिंदू राष्ट्र की, बल्कि उससे पहले से ही हिंदू राष्ट्र की मांग शुरू कर दी। अपने हिसाब से अब एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं, सुनिए। जैसा कि शमसुल इस्लाम जी ने पहले ही बोला था, एपिसोड 13 में हमने जाना था कि ये कांग्रेसी नेता होने के बावजूद भी दिल से चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए गोलवलकर ने इन्हें चुना था इस भूमिका को लिखने के लिए। वे ऐतिहासिक कड़ी को अपने हाथ में रखते हैं और उसे टूटने नहीं देते। समृद्ध धरोहर के रक्षक ही अनुसरण का केंद्र बन सकते हैं, और सुसुप्त राष्ट्रीय आत्मा अचानक जागृत हो सकती है तथा बहुसंख्या में राष्ट्रीयता की चेतना तीव्र कर सकती है। मुट्ठी भर लोगों ने ही आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और फिर उसमें मुट्ठी भर लोगों ने ही पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश करी, संस्थानों पर कब्जा किया, लोगों की सोच अब हाईजैक कर रहे हैं। राष्ट्रीयता का एक और सिद्धांत है जिसे सामाजिक संवेदनाओं के विचार के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रीयता को निश्चित तौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता से जुड़ी हुई चीजें जैसे स्वदेश, इसका साहित्य, इसके नायक और विद्वान, इनकी भाषा, भावनाएं, परंपराएं और वस्त्र विधान आदि से सहानुभूति की भावना और जुड़ाव के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पर वस्त्र विधान के साथ भी सहानुभूति की भावना अणे ने लिखी है, लेकिन आज हमारे देश के प्रधान सेवक जो हैं वो वस्त्र देखकर लोगों को पहचानने की बात करते हैं, खास पहनावे के साथ नफरत को जोड़कर देखने की बात करते हैं, जबकि अणे ये बात नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हर चीज से जो है वो राष्ट्रीयता रिफ्लेक्ट होती है हमारी। और जैसा कि मैंने एक दो एपिसोड पहले ही आपको बताया था, जब भी कोई आता है तो उसको आप लाल किला दिखाने लेके जाते हैं, ताजमहल दिखाने लेके जाते हैं, चार मीनार दिखाने लेके जाते हैं, तरह तरह की चीजें दिखाते हैं, समाधियां दिखाने लेकर जाते हैं। किनकी हैं वो और क्यों लेकर जाते हैं आप? क्योंकि यही राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, मिलीजुली सभ्यता और संस्कृति, जिसे गंगा जमनी संस्कृति या तहजीब कहा जाता है। आगे सुनिए। राष्ट्रीयता स्वाभाविक रूप से समूह की संवेदना होती है, जिसका प्रतिफलन समूह के सदस्यों में समूह के साथ जुड़ी चीजों के लिए कुछ वरीयताओं और सहानुभूतियों के विविध रूप में होता है। मैं इसे प्रोफेसर जिमेरिन के निम्नलिखित शब्दों से बेहतर परिभाषित नहीं कर सकता। अब सुनिए, राष्ट्रीयता एक ऐसी चीज है जिसे एक राष्ट्र निवासी परिभाषित करने से बेहतर महसूस कर सकता है। ये जाहिर सी बात है। यह सिर्फ एक प्रजाति या सिद्धांत या एक नीति नियमावली से कहीं अधिक एक सहज प्रवृत्ति मूलक जुड़ाव है। यह मृत पूर्वजों और मित्रों, पुराने रीति रिवाजों, आदर सम्मान, घर की अमूल्य स्मृतियों के वातावरण की याद दिलाता है और मानव जीवन की छोटी सी कालावधि के भूत तथा भविष्य में फैली अनगिनत पीढ़ियों के बीच की कड़ी होने का एहसास कराता है। तो इसको हिंदू राष्ट्र चाहने वालों के साथ आप खूबी जोड़कर देख सकते हैं इन सब शब्दों को। हिंदुत्व में हमने जाना था और गोलवलकर के आगे की राइटिंग्स में भी हम जानेंगे कि कहते हैं कि हमारे पूर्वज सप्त सिंधु के मुहाने पर आए थे। ये अपने पूर्वजों की लिखे गए वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, इन सब चीजों को लेकर चलते हैं।
और आगे आने वाली जनरेशन को सौंपते हैं ये संस्कार। जैसा कि गोलवरकर ने कहा कि माँ के गर्भ से ही हम हिंदू होते हैं और वो सारे संस्कार हमारे अंदर ट्रांसमिट हो चुके होते हैं। धरोहर की इस तरह की संवेदना को बनाए रखने वाली समृद्ध धरोहर राष्ट्रीयता के भौतिक गुणों जैसे भाषा, राजनैतिक संस्थाएं और रीति रिवाजों का ही एक संयुक्त नाम है। भाषा, राजनीतिक संस्थाएं और रीति रिवाज, जिनके आजकल बहुत गुण गाए जाते हैं। हिंदी को प्रमोट किया जाता है ताकि हिंदी के जरिए हिंदू बने, और शिक्षण संस्थानों और सभी संस्थानों को जो है वो कब्जे में कर लिया गया है। ये वस्तु इस प्रकार की चेतना में खुद को स्थापित करती है और समूह के सदस्यों के बीच बंधुत्व का बंधन स्थापित करती है। यहाँ पर एक बंधुत्व के बंधन की बात कह रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का सफाया हो जाना चाहिए। वे कहते हैं कि जो भी कोई राष्ट्रीयता की भावना है उसमें सबको जोड़कर रखने का जो कैरेक्टर है या फैक्टर है वो होना चाहिए, और समूह सदस्यों के बीच एक बंधुत्व का बंधन स्थापित करती है। इस प्रकार भौतिक गुणों से स्थायित्व प्राप्त करने के साथ यह एक अंतः प्रेरणा में तब्दील हो जाती है। इससे आदमी में अपने समूह के लिए लड़ने और अपना सब कुछ दांव पर लगा देने की भावना पैदा होती है, और यही भावना जो है वो शहीद भगत सिंह और उनके साथियों में रही होगी। इस तरह एक व्यक्ति एक बड़ी मशीन के हिस्से में तब्दील हो जाता है जिसे समूह के नाम से जाना जाता है। वह एक जैविक इकाई का जीवंत अंग बन जाता है। इस संवेदना के निर्माण में बाहरी ताकतों के उत्पीड़न की कोई कम भूमिका नहीं है। यदि संस्कृति और दूसरे भौतिक गुण ही राष्ट्रीयता के अकेले आधार मान लिए जाएं, तो इस तथ्य को पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता कि समूहों के सदस्यों में अपनी राष्ट्रीयता को संरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान की ललक कैसे आ जाती है। वो क्या चीज थी जिसने भगत सिंह और उनके दोस्तों को एकदम अपने आप को बलि चढ़ा देने के लिए प्रेरित किया होगा। इतनी यातनाएं उन्होंने सह ली। एक आम इंसान के लिए ये सब कुछ सहना पॉसिबल नहीं है। दो डंडे पड़ने पर इंसान सच उगल देता है या सरेंडर कर देता है। उन्होंने कितनी यातनाएं झेली, लेकिन बावजूद उसके भी वो सरेंडर नहीं हुए। माफीनामे नहीं लिखे उन्होंने यातनाओं से घबरा के। ये मेरा मतलब है। इस संवेदना की जड़ें आदमी की भावनात्मक संरचना में हैं। प्रोफेसर ज़ेमिरिन कहते हैं, ये संवेदना गहन तथा संपूर्ण है, क्योंकि एक आदमी की राष्ट्रीयता एक ऐसा मुद्दा है जिसका उसके लिए अत्यंत महत्व है और जिसे वह बिना शर्म की भावना के न तो झुठला सकता है, न धोखा दे सकता है, और न यह उसके भूतकाल से जुड़े होने तथा उसके प्राचीन परंपरा की गति की संवाहक होने के कारण उसकी सबसे करीबी धरोहर है। और बात बात पे हिंदू राष्ट्र चाहने वाले जो है वो इसी का राग अलापते हैं, इसी धरोहर की दुहाई देते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देते हैं। लेकिन इस सभ्यता और संस्कृति में कहीं भी अल्पसंख्यक या स्पृश्य आदिवासी समुदाय नहीं आते हैं। यदि एक आदमी की राष्ट्रीयता की संवेदना का कारण तलाश करना पड़े तो इसे किसी समूह के उस विश्वास में पाया जा सकता है कि उसमें कुछ चीजें साझा हैं जो उनको दूसरे समूहों से अलग करती हैं और उनके लिए एक ऐसी विशिष्ट पहचान की निर्मित करती है जिसके पास कुछ विशिष्ट सामूहिक धरोहर या गुण होते हैं जो इस बात को आवश्यक बना देते हैं कि वे साझा समूह जीवन जिएं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था, अणे जो है कई सारे विद्वानों के एग्जाम्पल कोट करते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग विद्वानों ने कभी पक्षियों के समूह में राष्ट्रीयता खोजी है, कभी वकीलों को या डॉक्टरों को एक अलग राष्ट्र बता दिया है, राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न बता दिया है। तो उसी तरीके से यदि हम सोचें तो इस देश के अंदर बहुत सारी राष्ट्रीयताएं एक साथ है। छात्र एक राष्ट्रीयता हो सकती है, अध्यापक एक अलग राष्ट्रीयता हो सकते हैं, हिंदू तो है ही एक अलग राष्ट्रीयता, अल्पसंख्यक समुदाय सभी जिसमें बौद्ध, जैन और आपके सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये सब अलग अलग राष्ट्रीयताएं मानी जा सकती हैं। बावजूद उसके हम कलेक्टिवली
एक भारतीय के तौर पर जाने जाते हैं। एक व्यक्ति कई तरह की राष्ट्रीयता में बंधा हुआ हो सकता है। आगे सुनिए। मैं श्री बर्नार्ड जोसेफ के उस विचार से पूरी तरह सहमत हूं जहां वे कहते हैं कि एक सामूहिक संवेदना के रूप में राष्ट्रीयता की अवधारणा राष्ट्रीयता के सच्चे सत्व को समाहित करती है और राष्ट्रीयता का मूलभूत आधार है। ये सामूहिक चेतना या मनोवैज्ञानिक एकता के सिद्धांतों से अधिक व्यापक है और राष्ट्रीयता के संदर्भ में इसके अन्य विविध तत्वों जैसे संस्कृति, धर्म और भाषा आदि महत्व और अधिक ध्यान देती हैं। तो मनोवैज्ञानिक एकता, जिसे आप यदि हिंदू राष्ट्र चाहने वालों के हिसाब से देखें, मेरी नजर में यह एक मानसिक विकृति है। जो देश एक धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर जाना जाता है, एक डेमोक्रेसी के तौर पर जाना जाता है, उसे आप एक धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के साथ जोड़कर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाकी सारे अल्पसंख्यक और स्पृश्य आदिवासी समुदाय जो हैं उनकी अधीनस्थता में रहें, और यदि वे चाहें दया करके तो आपको नागरिक अधिकार देंगे, वरना आप अपने नागरिक अधिकारों को खत्म समझिए। इसी लेखक ने राष्ट्रीयता के मूलभूत जरूरतों, उत्पत्ति और कार्यों से जुड़े सभी सिद्धांतों की विवेचना कर लेना तथा सामूहिक संवेदना के सिद्धांत की श्रेष्ठता के बारे में अपने विचार प्रकट कर देने के बाद राष्ट्रीयता की अपनी परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी है। अब सुनिए। राष्ट्रीयता एक गुण के रूप में मानवता के किसी खास सभ्य हिस्से में स्थायी रूप से उपस्थित सामूहिक संवेदना है जो मनोगत रूप से उसके बहुसंख्यक सदस्यों को एक विशिष्ट पहचान की अनुभूति देती है और साथ ही साथ वस्तुगत रूप से इससे जुड़े कुछ सामूहिक गुणों जैसे गृहदेश, भाषा, धर्म, इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाजों के चलते एक विशिष्ट समूह का निर्माण करती है। एक सुस्पष्ट पद के रूप में राष्ट्रीयता एक ऐसे समूह को निर्दिष्ट करती है जिसमें अभी परिभाषित किए गए राष्ट्रीयता के गुण हों। तो यहां पर कहीं भी नस्लीय शुद्धता की बात नहीं हो रही है, किसी एक धर्म के विशेष होने की बात नहीं कही जा रही है, एक साझा संस्कृति की बात हर जगह हो रही है, साझा रीति रिवाजों की बात हर जगह हो रही है। ना तो धर्म की हो रही है और ना ही नस्लीय शुद्धता की हो रही है, ये समझे जाने की जरूरत है। और ना ही अणे इस बात को कह रहे हैं, लेकिन समझ वे हिंदू राष्ट्र के तौर पर ही इसको रहे हैं। ये एक अलग दिलचस्प फैक्टर है। हजारों साल के इतिहास के उपलब्ध आंकड़ों और आज हिंदुओं की परिस्थितियों की गहराई और धैर्यपूर्ण निरीक्षण से हम अंतर्विरोध के भय से डरे बिना ये कह सकते हैं कि हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र या एक राष्ट्रीयता है। किसी भी लेखक ने नस्ली शुद्धता की बात नहीं करी है, धर्म की बात नहीं करी है, लेकिन ये लोग धर्म से चिपके हुए हैं, अपने हिंदू और हिंदुत्व से चिपके हुए हैं। उसी के आधार पर कह रहे हैं कि हिंदू जो इस देश में बहुसंख्यक माने जा सकते हैं या माने गए हैं, उन्हीं के हिसाब से माना जा सकता है कि हिंदू अपने आप में अब एक राष्ट्र बन जाते हैं। इस लिहाज से, इन सभी परिभाषाओं के हिसाब से उनके पास एक विशिष्ट प्रकृति की संस्कृति है, उनके पास एक साझा सांस्कृतिक भाषा है और एक साझा सांस्कृतिक साहित्य जो उनके जीवन के क्षण क्षण को संचालित और नियंत्रित करता है। किससे होता है इनका जीवन और क्षण संचालित? मनुस्मृति से। उसी की बात कर रहे हैं, यही साहित्य है इनके पास और यही वेदों के बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट माना गया है वो मनुस्मृति को माना गया है। और इस पुस्तक में ही लगातार हम पढ़ रहे हैं, क्या गोलवरकर, क्या सावरकर, ये सभी कह रहे हैं कि हिंदुओं का एक एक क्षण जो है वो मनुस्मृति से डिसाइड होता है और जाने अनजाने में हम सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जीवन के प्रति एक साझा नजरिया विकसित किया है जो दूसरे लोगों से निश्चयात्मक रूप से अलग है। वर्ण व्यवस्था, यही सामाजिक आपका नियम है ना। उसके पास अपना एक गृह देश है जो बाकी दुनिया से अलग
विश्व मानचित्र पर प्राकृतिक विभाजक रेखाओं से इस प्रकार चिन्हित है जैसा चिन्हित होने का सौभाग्य दुनिया के किसी और देश को नहीं मिला है। उन्होंने एक सामूहिक संवेदना विकसित कर ली है जिसने उनके पिछले 1000 सालों में उत्तर और पश्चिम से आए बर्बर विजेता घुमक्कड़ गिरोहों के आक्रमण और विजयों के बावजूद फिर से उठ खड़े होने तथा अपनी शानदार स्थिति को पुनः प्राप्त करने की क्षमता प्रदान कर दी है। अनजाने में ही अंग्रेजों ने जो है वो सारा सिस्टम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, क्योंकि इस देश में उस वक्त वही पढ़े लिखे थे और इस देश को चलाने के लिए, इतने बड़े समूह को, देश को चलाने के लिए अंग्रेजों को कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। हमने कैथरीन मेयो के पुस्तक में भी पढ़ा था और भारत शूद्रों का होगा किशन पटनायक जी की पुस्तक में भी इस बात को पढ़ा था। किशन पटनायक जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि अनजाने में ही अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में सौंप दी और बाद में उन्हें इस चीज का रियलाइज हुआ कि उनसे कहां क्या गलती हो गई है। और यही चीज जो है कैथरीन मेयो ने भी कही थी कि अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है वो उनका सहयोग करेगा दूसरे लोगों को एजुकेट करने में, लेकिन अंग्रेजों को ये बाद में रियलाइज हुआ कि ये पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों का तबका है और जाति व्यवस्था इन्होंने बनाई है दूसरे को सप्रेस करने के लिए। ये उनको अधिकार दे ही नहीं सकते क्योंकि इनकी मनुस्मृति में अधिकार देने की बातें ही नहीं है। इससे साहित्य सेवा और दर्शन के क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर और दक्षिण के बाद हिंदुओं के पास अपनी बाहरी अंतरों के बावजूद शानदार स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के लिए एक साझा आधार है। फिर बार बार लाल किला और ताजमहल दिखाने क्यों लेकर जाते हैं, ये मेरा सवाल है। आज के सवाल के साथ ही इस एपिसोड को मैं विराम देना चाहूंगी और बची हुई भूमिका जो है वो अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे। चिंतन मनन जारी रखिएगा। आपके हिसाब से राष्ट्रीयता किसे कहा जा सकता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसको अलग अलग नजरिए से अपनाता है, देखता है। आपका क्या नजरिया है राष्ट्रीयता को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।